हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एम्परर लान वांगजी की एब्सेंस में विंग की हेल्प करने के लिए लान जिंगी को रखा गया था, जो मेन पैलेस में उसके गाइड के तौर पर काम करेगा। आफ्टर ऑल उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेन पैलेस में जो बिताई थी। लान जिंगी को किसी और के कंपैरिजन में पैलेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता था। वो अपने साथ कुछ हैंडमेडन्स को लेकर आया जो स्पेशली विंग के लिए चुनी गई थी, जो अपने आप में बेस्ट थी। वो सब विंग और जियांग्स के पीछे पीछे चल रहे थे जब विंग अपने सिबलिंग्स को पैलेस का टूर करा रहा था। विंग के पास सिर्फ एक दिन था पैलेस के बारे में जानने का, जहां वो कभी नहीं रहा था। उसे एम्परर के क्वार्टर्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें याद रखनी थी, जैसे लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स रखी थी। वो हर रूम जिसमें भी वो एंटर कर रहा था, वहाँ वो अपने सिबलिंग्स से खूब सारी बातें कर रहा होता है। विंग उन्हें वहाँ की हिस्ट्री और हर चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा था। हर एक दीवार, हर पेंटिंग और हर वो चीज़ जो पैलेस में थी। विंग को पैलेस की हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए था, और सबसे ज़रूरी इंटीमेट क्वार्टर्स जो वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करता था, वो अपने भाई बहन से कहता है। और सबसे आखिरी में ये रहा एम्परर का रीडिंग रूम। एक छोटे से ऑफिस के सामने रुकते हुए विंग ने कहा, यह है मेरे हस्बैंड लैन ज़ेन यानी कि एम्परर का ऑफिस, जो उन्होंने खुद से बनाया है। वो एम्परर की वर्क डेस्क की तरफ देखता है और अपने दिमाग में लैन ज़ेन की वहाँ पर बैठे हुई एक पिक्चर बनाता है, जो कि बहुत हार्डली वर्क कर रहा था। तभी कुछ सेकंड्स बाद वो सोचने लगा, क्या एम्परर की डेस्क पर धूल मिट्टी आ गई होगी, क्योंकि इधर बीच में लैन ज़ेन ने अपना हर एक सेकंड, हर एक दिन जेंतियान पैलेस में बिताया था, ताकि वो विंग का दिल जीत सके, हर हाल में दिल जीत सके उसका। तो फिर कंट्री कैसे फंक्शन कर रही होगी। विंग को सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी जियांग्स ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे थे, खासकर जियांग चेंग, जिसका ध्यान लान जिंगी पर ही था जब से वो यहाँ आया था। जियांग चेंग लगातार लान जिंगी को देखकर अपना मुंह बनाए हुए था। तभी वो कहता है, वे वुशियन, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तभी लान जिंगी अपने ऑनर को डिफेंड करते हुए तुरंत जवाब देता है और कहता है, हे, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तुमसे या हिज रॉयल हाइनेस से ज़्यादा छोटा नहीं हूँ। विंग कहता है, आचंग जिंगी इम्पीरियल फैमिली का एक पार्ट है। ये उसने इसलिए कहा था ताकि वो आचंग को आगाह कर सके। शुरुआत में विंग भी लान जिंगी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहता था, लेकिन इस यंग बॉय ने अपने आप को प्रूव किया था कि वो विंग के पैलेस में रहने का एक ख़ास वजह है, और यहाँ तक एक अच्छा दोस्त भी था, या फिर विंग का एकमात्र साथी। पर इसमें विंग लैन ज़ेन को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहा था। जियांग चेंग ने सवाल करते हुए कहा, वे वुशियन, उन्होंने एक बच्चे को तुम्हारे ऊपर नज़र रखने को क्यों कहा है? क्या इनके पास और कोई रॉयल नहीं था? वे वुशियन, क्या तुम इस बच्चे से बेहतर डिज़र्व नहीं करते, या फिर उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है? माना कि ये सब वैलिड क्वेश्चंस थे, लेकिन जियांग चेंग को अपनी चिंता को सही तरीके से और सही शब्दों में व्यक्त करना, बयान करना आता ही नहीं था। लान जिंगी बोला, क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ फर्स्ट प्रिंस ही हैं, लेकिन अभी वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। वो नेशन से रिलेटेड कुछ काम देख रहे हैं। एम्परर के कोर्ट को देखने के अलावा वो हमारी मिलिट्री विंग पर भी ध्यान रखते हैं। फर्स्ट प्रिंस, उनसे विंग बस एक ही बार मिला था, लेकिन उनकी उस एक छोटी सी मुलाकात ने विंग की नज़रों में ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाया था। उनकी नज़रें भले ही नम्रता से भरी हुई थी, पर आखिरकार उनकी रगों में भी कोल्ड गुसू लैंस का ब्लड दौड़ रहा था। फर्स्ट प्रिंस ने विंग की कोई मदद नहीं करी थी जब विंग को उस तरह की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रहने के लिए फ़ोर्स किया गया था। उन्हें विंग की कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी।
विंग उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं था। भले ही विंग ने उनसे कुछ कहा नहीं था, पर उसे अच्छे से एहसास था कि फर्स्ट प्रिंस की नज़रों में उसकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। अगर विंग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकता, अगर उसे मजबूरी में सब ना करना पड़ता, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुसु लेंस से कोई मतलब ना रखता। तभी जियांग यांली हल्के से स्माइल करते हुए बोली, आशियान, जब तक तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए बस यही काफ़ी है, हम इसी में खुश हैं। ऐसा लगा मेन पैलेस की खूबसूरती ने यानली के ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया था। विंग ने नर्वसली कहा, जिया, क्या आपको यहाँ अच्छा नहीं लगा? अगर वो सच कह सकता ना तो मेन पैलेस उसे भी नहीं पसंद था। पैलेस ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, जबकि विंग को अपने कोल्ड पैलेस के कोजी और छोटे कमरों में रहने की आदत थी। उसे इतनी बड़ी जगह में इतने बड़े बड़े कमरों के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, जहाँ पर लोगों की और बच्चों की हंसने की बोलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। विंग को अपना कोल्ड पैलेस बहुत पसंद था। कोल्ड पैलेस विंग के लिए उसका घर था, ना कि इस पैलेस की तरह जहाँ आसानी से विंग पूरे एक दिन के लिए रास्ता भटक सकता था। यहाँ हर कोई विंग के लिए अजनबी था। जियांग यांली कहती है, मुझे पसंद है कि ये पैलेस भड़कीला नहीं है, कम से कम एम्परर दिखावटी तो नहीं है जैसे कि मैंने सोचा था कि वो होंगे। लान जिंगी एम्परर के बचाव में बोला, हिज मैजेस्टी फ्लैशी नहीं है, उन्हें सिंप्लिसिटी पसंद है और वो अपने फर्नीचर को मामूली और काम चलाऊ रखते हैं। लेकिन हम गुसु लेंस ने हमेशा ही गर्व किया है कि हम दिखावे से दूर रहते हैं, और हिज मैजेस्टी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जियांग यांली टीज करते हुए बोली, ऑफ कोर्स, पर मैं उम्मीद करती हूँ विंग इस रूल से अलग होगा। हिज मैजेस्टी को हमारे शान को डेट करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो उसके साथ रहना चाहिए। ये सुनते ही विंग बोला, जी आप भी ना। तभी लान जिंगी गर्व के साथ बोला, हिज मैजेस्टी ऐसा ही करते हैं। अभी जल्दी ही उन्हें जब इस बात का पता चला कि हिज रॉयल हाइनेस को उनके गार्डन के रेयर ड्रैगन फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, तो फिर हिज मैजेस्टी ने 100 से भी ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट्स हिज रॉयल हाइनेस के लिए भिजवा दिए। ये सुनते ही जियांग यांली की आंखें खुशी से चमक उठी। वो बहुत खुश हो गई। वो बोली, वाह, क्या एम्पर ने सच में इतनी क्यूट सी चीज़ करी है मेरे शान के लिए। उसके पीछे खड़ा जियांग चेंग ना चाहते हुए भी धीरे से बोला, लान जिंगी बोला, हिज मैजेस्टी ने देखा कि हिज रॉयल हाइनेस को नए कपड़ों की ज़रूरत है, तो उन्होंने सिटी के बेस्ट मर्चेंट को ऑर्डर देकर हिज हाइनेस के लिए सबसे बेस्ट सिल्क मंगाया। कि लान जिंगी भी ना एम्पर का कितना बड़ा वाला सपोर्टर था, है ना। विंग दांतों को पीस रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, पर मजबूरन उसे हंसना पड़ा और अपने हस्बैंड की बड़ाई को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। वो कहता है, हिज मैजेस्टी स्वीट हैं और थॉटफुल हैं। तभी लान जिंगी बीच में ही बोला, वाह योर रॉयल हाइनेस, हिज मैजेस्टी ये सारी बातें सुनकर तो बहुत बहुत ही खुश हो जाएंगे। तभी विंग जिंगी को वार्न करते हुए बोला, लान जिंगी, वो ऑलरेडी एम्पर के चेहरे की उस हंसी को इमेजिन कर पा रहा था जब वो ये सारी बातें सुनेंगे कि कैसे विंग ये सब बोल रहा था। विंग बोला, लान जिंगी, तुम हिम्मत ही मत करना झूठी बातें, झूठी अफवाह फैलाने की। जियांग यांली हंसते हुए बोली, आशियान, मैं ये बात जानकर बहुत खुश हूँ और सुकून में हूँ कि एम्परर तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। लान जिंगी, अगर तुम्हारे पास और भी स्टोरीज़ हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए तो प्लीज़ उन्हें बताओ। विंग जिंगी के मुंह पर तुरंत हाथ रख देता है और कहता है, नहीं। उसने लान जिंगी को घूर कर देखा, फिर अपनी सिस्टर की ओर देखकर कहा, जी आप मुझे टीज़ कर रहे हो। याली बोली, लेकिन आशियान, तुम हमें ओ करते हो वो सारी स्टोरीज़ उन सभी महीनों की जब तुम दूर थे, हमसे दूर थे तुम इतने। आशियान,
अगर तुमने हमें बताने से आनाकानी करी ना, तो फिर हमें डायरेक्टली हिज मैजेस्टी से ही पूछना पड़ेगा, और वो भी हम खुद से ही पूछेंगे। विंग फिर से चिल्लाया और बोला, नहीं, ऐसी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, और वो सच में झूठ नहीं बोल रहा था। यानली बोली, शान, तुम अभी भी इतना क्यों शर्मा रहे हो? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक मैरिड मैन हो, अब तुम इनोसेंट नहीं हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। विंग अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाते हुए बोला, शिजे, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी उसकी सिस्टर भी ना कितनी निर्दयी हो जाती थी। अच्छा चलो काम पर चलो, हिज मैजेस्टी से डिनर पर मिलने से पहले अभी काफ़ी सारे काम करने बाकी हैं। जियांग येनली खुशी में बोली, ओह, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। जियांग चैंग बोला, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एम्परर से मिलने के लिए। ओह गॉड, विंग के सिबलिंग्स भी ना बहुत ही ख़तरनाक थे। शाम आते आते विंग बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया था, बहुत नर्वस हो गया था। सबके सामने नाटक करना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ऊपर से विंग को उन दो लोगों के सामने नाटक करना पड़ रहा था जो उसे सबसे अच्छे से जानते थे। उसके लिए बहुत आसान होता अगर सामने मैडम यू और जियांग फेंगमियान होते तो, पर विंग को तो उन दो लोगों से झूठ बोलना पड़ रहा था जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, पर वो मजबूर था, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान सकता था, अभी नहीं या फिर कभी नहीं। किसी तरह से अब तक वो जियांग सिबलिंग्स को बेवकूफ़ बनाने में सक्सेसफुल हो गया था कि कम से कम उसने यहाँ पैलेस में अपने लिए जगह बना ली है। लेकिन वो पूरी तरह से तैयार था कि जैसे ही एम्परर ने यहाँ कदम रखा सब खत्म हो जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। एम्परर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे, वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता था, इसलिए विंग उन पर 1% भी विश्वास नहीं कर सकता था। लान जिंगी विंग और जियांग सिबलिंग्स को एम्परर के प्राइवेट डाइनिंग क्वार्टर में बैठाता है। वो रूम जहां विंग एक बार भी एंटर नहीं हुआ था, क्योंकि ये एम्परर के काफ़ी पर्सनल पार्ट थे, इसलिए लान जिंगी खुद यहाँ नहीं रह सकता था, इसलिए वो उन्हें वहाँ बैठाने के बाद तुरंत वहाँ से चला गया। ये विंग का सबसे भयानक सपना था। लान जिंगी के जाने के बाद अब वो अकेला पड़ चुका था, बिल्कुल अकेला, जिसे दुश्मन के खेमे में खुद को खुद से डिफेंड करना था। विंग बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपने चेहरे पर डर को ना शो होने दे। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था, वो अपनी जगह पर बैठ गया था और लैंज़ैन के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों को तकिए के नीचे छुपा लिया था। इधर जियांग चैंग को अब और ज़्यादा वेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्से में बोला, ये मैन अपने आप को समझता क्या है? उनके सामने बड़ी मात्रा में माउथ वाटरिंग डिशेस रखी हुई थी, जो कि सीधा इंपीरियल किचन से बनकर आई थी, पर वो तब तक उसे हाथ नहीं लगा सकते थे जब तक एम्परर उस रूम में ना आ जाए। विंग को उम्मीद थी कि एम्परर नहीं आएंगे, पर फिर भी वो कहता है, हिज मैजेस्टी बिज़ी होंगे, उन्हें बहुत सारे काम होंगे। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि लैंज़ैन विंग के साथ डिनर करने का ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, जो वो इतने टाइम से कहता चला रहा था और जिसके लिए उसने इतनी मेहनत भी करी थी। यानली स्माइल करते हुए बोली, आशियान, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें पता होगा ना, एम्परर बहुत मेहनत करते हैं और इसी वजह से शियान उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। हमारा आशियान ऐसे किसी पार्टनर के साथ सेटिस्फाई थोड़ी ना हो सकता है। फाइन, इतना तो बिल्कुल सच बात थी, बिल्कुल सच कहा था। हिज मैजेस्टी सच में बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, पर ये हार्ड वर्किंग उनकी इम्पीरियल कंसोर्ट का दिल जीतने के लिए थी। यहाँ तक कि इसके लिए लैंज़ैन ने अपनी ड्यूटीज़ तक को नज़रअंदाज कर दिया। तभी दरवाजे के बाहर से एक तेज़ आवाज़ आई जो एम्परर के अराइवल को अनाउंस कर रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही जियांग चैंग, यानली और विंग तीनों ही चौंक गए। योर मैजेस्टी आ रहे हैं, उनकी उम्र लंबी हो। हे भगवान, क्या हर बार जब भी लैंज़ैन आता था तो उन्हें ये करना ज़रूरी होता था? तभी डोर ओपन किया गया और लैंज़ैन का खूबसूरत परफेक्ट चेहरा विंग के सामने आया। ना चाहते हुए भी विंग का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा।
आज एम्परर पहले से भी ज़्यादा अच्छे से ड्रेस्ड हुए थे। उनकी सिल्क में लगा हुआ गोल्ड बहुत चमक रहा था। वो पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहन के आए थे। विंग को इस बात पर कोई भी शक नहीं था कि एम्परर ने जियांग फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए इतना कुछ किया था। किसी बेवकूफ़ की तरह ज़मीन पर बैठे रहने की जगह विंग जल्दी से उठ गया और अपने हस्बैंड की तरफ जाने लगा। लैंज़ेन, जिसकी आंखें कुछ सेकंड्स पहले तक बिल्कुल शांत थी, जैसे उनमें जान ही ना हो, कोल्ड सी लग रही थी, वो अपनी कॉन्सर्ट को देखते ही प्यार से भर गई। लैंज़ेन बोला, विंग। वो विंग को देखते ही एक लव सिक यानी कि प्यार में बीमार पर्सन की तरह क्यों लगने लगता था हर बार। विंग ने एक घबराई हुई वाइफ की तरह जो अपने हस्बैंड को देखकर एंग्शियस हो गई हो, वो कहने लगा, आपको 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 इतनी देर कैसे हो गई? हम सब आपका इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। लैंज़ेन कोशिश करता है कि वो अपनी खुशी को जाहिर ना होने दे। जब उसे विंग का उसके लिए बेचैनी भरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन फिर भी वो दिख ही गया, वो नहीं छुपा पाया। लैंज़ेन बोला, कुछ ज़रूरी मैटर्स थे जिनको अटेंड करना था और ब्रदर को मुझसे कई सारी ज़रूरी बातें करनी थी। तभी विंग को न जाने क्या हुआ, उसने एक बोल्ड स्टेप ले लिया। वो अपने हस्बैंड को बिना कोई वार्निंग दिए उनकी तरफ और ज़्यादा बढ़ा। विंग लैंज़ेन का हाथ पकड़कर उसे अपने एम्ब्रेस में ले लेता है। लैंज़ेन बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि आज ये पहली बार था जब उन दोनों के हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। भले ही अभी सिर्फ उनके क्लॉथ्स ही एक दूसरे से रब हो रहे थे। लैंज़ेन को विंग की सॉफ्ट मुलायम स्किन महसूस हो रही थी, जो कि उसकी लॉन्ग स्लीव्स में छुपी हुई थी। पर ये तो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था। विंग थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला ताकि उसकी सिस्टर यानली और ब्रदर जियांग चेंग उसकी बातें सुन सके। वो लैंज़ेन से बोला, योर मैजेस्टी, मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग ने जब वापस से लैंज़ेन की तरफ देखा तो उसका पूरा फेस रेड पड़ा हुआ था और उसके कान पिंक हो गए थे। फिर एक बार कौन से इम्प्योर थॉट्स एम्परर के दिमाग में आ गए होंगे कि उनकी ये हालत हो गई थी। विंग तो ये सब जियांग्स को दिखाने के लिए बस एक नाटक कर रहा था। लैंज़ेन के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, विंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था जब विंग मेरे पास नहीं था। और सबसे टेरिबल बात तो ये थी कि विंग को अच्छे से समझ में आ गया था कि एम्परर दिल से ये बात बोल रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।